जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि ओला का स्टॉक यहाँ से दोबारा से मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में ओला के स्टॉक ने 25% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर आप आज भी देखो, ओला का स्टॉक 9% के करीब ऊपर है, जबकि बाजार 300 से 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है शार्प सेल्स ग्रोथ, क्योंकि ओला की मंथली रजिस्ट्रेशन 4,000 यूनिट से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई हैं और ओला को हर रोज के 1,000 यूनिट्स के ऑर्डर मिल रहे हैं। इस वी शेप रिकवरी और स्ट्रॉन्ग डिमांड होने के कारण आपको ओला के स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। ओला की सेल्स में गिरावट आने का जो मेजर कारण था वो था ओला की सर्विस। अब ओला इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहां पहले ओला के कस्टमर्स को अपना स्कूटर रिपेयर करवाने के लिए हफ्तों का वेट करना पड़ता था, ओला ने अब इस प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट कर दिया है। अब 80% ऑफ स्कूटर्स ओला अपने कस्टमर्स को उसी दिन रिपेयर करके वापस दे देता है। और साथ ही में इसके ओला ने इम्प्रूव किया अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ताकि वो वेटिंग टाइम को और ज्यादा कम कर सके। इससे क्या होगा, कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया होगा और ओला पर कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा। और किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर का ट्रस्ट जीतना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट करता है तभी कस्टमर आपके पास दोबारा से आएगा। ओला के शेयर में तेजी के पीछे जो अगला कारण है वो है मैसिव प्राइस कट। ओला अपने कस्टमर्स को बड़े बड़े डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप आज ओला का टॉप मॉडल रोस्टर एक्स प्लस लेने जाओ तो आपको वो 60,000 सस्ता मिलेगा। ओला इतना ज़्यादा डिस्काउंट कैसे दे पा रहा है, हम अब उसको समझ लेते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसे ही अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे देती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, पर ओला का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे कि आपको पता होगा, किसी भी ईवी कार में और ईवी बाइक में जो मेजर कॉस्ट होती है वो होती है उसकी बैटरी की। ओला ने गीगा फैक्ट्री लगाई है इन बैटरीज बनाने के लिए। अब ओला अपनी बैटरीज को खुद ही बनाएगा, जिसके कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके कारण ओला अपने कस्टमर्स को इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे पा रहा है। और ओला ने एंट्री लेवल सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छे नए ईवी मॉडल्स निकाले हैं, जो कि मात्र 50,000 पर आप खरीद सकते हो। और ये जो डिलीवरीज करते हैं ब्लिंकिट की, जेप्टो की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ईवी को चलाना पेट्रोल और डीजल से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और इसी के साथ ओला ने अपना 1 मिलियन माइलस्टोन अचीव कर लिया, जो कि किसी भी ईवी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ओला फर्स्ट ईवी कंपनी बन गई है इंडिया की जिसने 10 लाख टोटल रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली है। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी ईवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करी है और लोगों को कन्विंस करी है कि वो अपने पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को छोड़कर इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हों। जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ईवी को लेकर नई नई पॉलिसीज ला रही हैं, उससे लगता है कि आने वाले टाइम में ईवी की मास अडॉप्शन होगी, जिसके कारण क्या होगा, ओला की बिक्री बढ़ेगी और आपको इसके शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप ओला का मार्केट शेयर देखो तो आज के टाइम पर ओला 5th नंबर पर रैंक करता है ईवी मार्केट में, टू व्हीलर्स में। और ओला का टारगेट है आने वाले टाइम में अपनी दोबारा से नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना। ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो टीवीएस और बजाज में और ओला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके लिए ओला को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी सर्विस को और ज़्यादा बढ़िया करना होगा। ये ओला के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो एथर भी ओला से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है और इतना ही ज़्यादा मार्केट शेयर ओला ने खो दिया, जिसके कारण आपको ओला के प्राइस में अगर आप देखें, आईपीओ प्राइस से ओला 60 से 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने आईपीओ में ओला में पैसा लगाया होगा तो उसका तो ऑलमोस्ट पैसा साफ हो चुका है। अब एक ऐसे पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो पूरा दम रखता है कि ओला आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन ओला को उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करना होगा। ओला काफ़ी बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज लगा रहा है, किसके लिए, सेल्स बनाने के लिए। ओला अभी फिलहाल ओनली इंडियन कंपनी है जो अपने सेल खुद से बनाता है, नहीं तो बाकी सभी ईवी कंपनीज जनरली इंपोर्ट करती हैं चाइना से। और साथ में ओला की जो कैपेसिटी है वो है 2.5 गीगावाट। ओला उसको बढ़ाकर इसी साल में 6 गीगावाट तक लेकर जाएगा। आपको तो पता ही है ईवी की और सोलर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है अगले आने वाले कुछ सालों में। ओला उस डिमांड को कैटर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इन गीगा फैक्ट्री के पास पूरा दम है कि वो ओला के स्टॉक को एक मल्टी बैगर स्टॉक बना दे, क्योंकि डिमांड में आने वाले टाइम में कोई भी कमी नहीं आएगी सेल्स की।
क्योंकि गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर सकें और ईवी पर शिफ्ट हों, क्योंकि आपको तो पता ही है वॉर के चलते हमें कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और हमारा रूपी भी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है। सो नेक्स्ट आपके साथ मैं रियल एस्टेट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल निफ्टी ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, जिसके कारण अब इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना उन्होंने अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया होता। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उसको अपने दिमाग में जरूर रखना, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सो अगर आप देखो पिछले साल निफ्टी ने -5 to -10% के रिटर्न दिए, वहीं बाकी सभी एशियन मार्केट्स ने अच्छे खासे रिटर्न दिए अपने सभी इन्वेस्टर्स को। अगर आपको पता हो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उस सेक्टर का नाम है निफ्टी रियलिटी। ये इंडेक्स पिछले एक साल में 21% के करीब नीचे है। अगर इंडेक्स में इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है तो सोचो इस सेक्टर के स्टॉक्स का कितना बुरा हाल हुआ होगा। और इसकी गिरावट के पीछे काफ़ी कारण है, लेकिन जो सबसे मेजर कारण है वो है एआई। ये आप जो भी ऊँची-ऊँची, बड़ी-बड़ी काँच की बिल्डिंगें देख रहे होगे पुणे में, बैंगलोर में, ये बहुत जल्द खाली होने वाली है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एआई के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से निकाला जाएगा और ये कल की खबर है, ओरेकल ने इंडिया में से अपने 12,000 एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया। और एनालिस्ट का तो ये भी मानना है बहुत जल्द ओरेकल एक अनदर राउंड ऑफ फायरिंग करेगा, जिस कारण से आने वाला टाइम कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है और उसकी डिमांड बहुत तेजी से गिर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है वो भी लग्जरी में, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि एआई के कारण कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वो क्या करेंगे, वो महंगे महंगे घर खरीदेंगे, महंगे अपार्टमेंट खरीदेंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने वाली है। आई होप आपको अच्छी तरह से रियल एस्टेट के बारे में भी पता चल गया होगा। इन चीज़ों को अपने दिमाग में जरूर रखना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।